मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित पे 18वां लेक्चर। और पिछले क्लास में द्विघात समीकरण शुरू हो गया है और द्विघात समीकरण का थ्योरी देखा गया है। थ्योरी में कुछ बाकी है और इस 18वें लेक्चर में हम लोग थ्योरी समाप्त कर लेंगे और अगले क्लास से प्रश्नावली बनाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। आज देखेंगे हम लोग विवेचक या विविक्तिकर, विवेचक या विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनांट। ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर द्विघात समीकरण का हल, इसको देखा गया है। और इसी में हम लोग द्विघात सूत्र का सत्यापन भी पाए हैं, द्विघात सूत्र फॉर्मूले को प्राप्त भी किए हैं। द्विघात सूत्र क्या था आपका? ax बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या इसी को आप ऐसे कहिए ax बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यही द्विघात सूत्र हम लोग पाए थे और यह बताया गया था इस द्विघात सूत्र का प्रतिपादन सिद्धाचार्य ने 1025 ईस्वी में किया। इस द्विघात सूत्र का प्रतिपादन सिद्धाचार्य ने 1025 ईस्वी में किया। अतः इस द्विघात सूत्र को सिद्धाचार्य का नियम भी कह लेते हैं, ठीक ना। और बताया गया था कि d आपका विवेचक है जिसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना जी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। उसी विवेचक को आज हम थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमने लिखा है विवेचक या विविक्तिकर, इंग्लिश में लिखे हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। चलिए लिख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। और विवेचक को किससे दर्शाते हैं जी? कैपिटल D से। इसे कैपिटल D से दर्शाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पुनः हम द्विघात सूत्र लिख रहे हैं, ठीक ना। ax बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। द्विघात सूत्र आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a, यही d आपका विवेचक है। अब ध्यान दीजिएगा, d जब आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना, d का मान जब एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जैसे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा। ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यानी इस तरह का वैल्यू, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 किसका वर्ग है जी? 5 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना, यानी d का जो वैल्यू लेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो d का मान जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो मूल आपका एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो मूल आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चलिए इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो द्विघात समीकरण का मूल एक परिमेय संख्या होती है।
देखिए यह बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब विवेचक का मान एक पूर्ण संख्या हो तो द्विघात समीकरण का मूल होता है। ऑप्शन रहेगा एक में मान लीजिए परिमेय संख्या, दूसरा में रहेगा अपरिमेय संख्या, तीसरा में रहेगा अवास्तविक, चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो द्विघात समीकरण का मूल एक परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। दूसरा लिखिए, यदि d का मान, यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो द्विघात समीकरण का मूल क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, d एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो द्विघात समीकरण का मूल परिमेय मिलेगा। और जब आपका d एक पूर्ण वर्ग संख्या, d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो द्विघात समीकरण का मूल क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, अब देखा जाएगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ध्यान देते रहिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ध्यान दीजिएगा। यदि d ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिए, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में यह देखना है कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, ठीक है। आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण का केवल 2 मूल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 शर्त है। यदि d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, माने d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए x का मान एगो 2 आ गया तो एगो 3 आ गया, मूल वास्तविक तो है, वास्तविक और असमान है। यहाँ पे मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का हल किया गया और मूल पाया गया 2 तथा 3, माने x का 2 मान मिल गया 2 तथा 3, तो यहाँ पे मूल क्या है, वास्तविक और असमान है। असमान माने अलग अलग है ना, भिन्न है ना। तो यदि d ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा, जिसके तरफ यह दोनों मुंह होता है वह बड़ा होता है, जिसके तरफ नुकीला पार्ट होता है वह छोटा होता है। यदि d ग्रेटर देन 0, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी यदि d का मान 0 से बड़ा हो, ठीक ना, ऐसे पढ़ेंगे, तो मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न, बात एक है, होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि d 0 से बड़ा हो, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, या इसको कहिए मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। भिन्न माने अलग अलग होगा, असमान होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा है, यदि d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं बराबर होगा। और इस स्थिति में प्रत्येक मूल आपका -b/2a के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और लिखते हैं, उसके बाद इसको विशेष समझते हैं। यदि d छोटा हो 0 से, यदि d लेस देन 0,
यदि d का मान 0 से छोटा हो, यदि विवेचक 0 से छोटा हो, यदि विवेचक 0 से छोटा हो, यदि d छोटा हो 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अर्थात अवास्तविक होगा। अब चलिए इस चीज को समझते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यही 3 स्थिति है जी। पहला है यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, या ऐसे कहिए मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। यदि d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। और इस स्थिति में प्रत्येक मूल आपका -b/2a के बराबर होता है। यहाँ बताया जा रहा है ना कि d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, माने दोनों मूल बराबर रहेगा। x का मान एक आया 4 तो दूसर को 4 आएगा, ठीक ना। और इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होता है। यदि d 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होगा, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होगा। अब यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है थोड़ा सुन लीजिए। खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से करता है, सुनिए। क्वेश्चन करेगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं समान, दूसरा है वास्तविक एवं भिन्न, सी ऑप्शन है अवास्तविक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से खूब करता है, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो, यानी यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। इसी को हम कहते हैं वास्तविक एवं भिन्न। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, विवेचक 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसी में कर देगा, यदि विवेचक का मान 0 हो, यदि विवेचक 0 हो, यदि विवेचक 0 हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। देखिए दूसरा स्थिति आ गया, यदि विवेचक 0 हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। ऑप्शन पहला हो जाएगा ना। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन करता है, यदि विवेचक 0 हो तो द्विघात समीकरण का प्रत्येक मूल होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि विवेचक 0 हो, देखिए दूसरी स्थिति पर विचार किया जा रहा है, यदि विवेचक 0 हो तो द्विघात समीकरण का प्रत्येक मूल होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है जी। -b/a -b/2a -2a/b c/a। सपोज दैट यदि विवेचक 0 हो तो द्विघात समीकरण का प्रत्येक मूल होगा। जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण का प्रत्येक मूल कितना के बराबर होता है, -b/2a। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी। समझे ना। तो यहां से इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब करता है। कब इसको देगा, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो, चाहे इसको ऐसे कहेगा, यदि विवेचक ऋणात्मक हो, ठीक है, तो द्विघात समीकरण का, देखिए यदि d छोटा है 0 से, यानी विवेचक का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा होना अर्थात ऋणात्मक वैल्यू ना जी। तो लिखता है यदि विवेचक का मान ऋणात्मक हो तो द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो वास्तविक नहीं, ठीक ना।
यदि विवेचक का मान ऋणात्मक हो तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। ठीक है, चलिए यहां से एक चीज और, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस स्थिति पर विचार करते हैं। d का मान 0 के बराबर है ना, ध्यान दीजिएगा, d का मान 0 के बराबर है। और d का मान क्या होता है जी? d आपका विवेचक है, इसको हम विविक्तिकर भी कहते हैं। और d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बराबर 0। देखिए b स्क्वायर 4ac माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, b स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, यदि विवेचक शून्य हो तो निम्न में कौन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, यदि विवेचक का मान शून्य हो तो निम्न में कौन सत्य है? ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा जी। b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर बराबर 4a, b बराबर 4ac, d आपका मान लीजिए कोई नहीं। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है, VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि विवेचक शून्य हो तो निम्न में कौन सत्य है? तो देखिए विवेचक को जब शून्य किया गया है तो d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 4ac माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, तो b स्क्वायर बराबर 4ac ना, यानी ऑप्शन आपका ए। समझे? आप जान रहे हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अधिक महत्व है। ठीक है, पहले आपका 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, 60 को में से 50 को करना है, ठीक ना। लेकिन अब चूंकि सिलेबस में 30% की कमी लाई गई है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 35 से पूछा जाए या 50 पूछा जाए, 35 बनाना हो मे बी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अधिक महत्व है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है जी? तो थ्योरी से। आपका जो भी टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ाया जा रहा है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगभग 75% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछा जाता है, फार्मूला भी पूछा जाता है। 25% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला पुटिंग होता है, ठीक ना। तो थ्योरी पे आप विशेष ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए थोड़ा सा और थ्योरी है, उसके बाद द्विघात समीकरण का थ्योरी समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा और विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिटा रहे हैं, दो लाइन का और देखना है, 2-3 लाइन का, उसके बाद द्विघात समीकरण का थ्योरी समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे, ठीक ना। देखिएगा, दिए गए शर्तों पर दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए ध्यान दीजिएगा। दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन बनाते समय करेंगे, वहां पे विशेष समझेंगे, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के रूप में आप 3-4 पॉइंट लिखिए। लिखा गया है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यह होता है, ठीक ना। चूंकि बताया गया है आपको d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, बताया गया है ना, यानी इसमें वास्तविक होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है, यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, यानी वास्तविक होता है ना जी। चलिए पहला यह था।
दूसरा था यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, अर्थात इस स्थिति में भी वास्तविक होता है। ठीक है। अब यहां कहा द्विघात समीकरण इतना के वास्तविक मूल के लिए, तो इन दोनों स्थितियों में मूल वास्तविक है ना जी, तो दोनों स्थिति को एक साथ हम सेटिस्फाइड कराए हैं। यहाँ दोनों स्थिति यहाँ एक साथ संतुष्ट हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए लिखे हैं हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों स्थितियों में मूल वास्तविक होता है। और यहाँ पे लिखा गया है द्विघात समीकरण इतना के वास्तविक मूल के लिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी दोनों स्थिति इसमें शामिल है। देखिए यदि हम इस नीचे वाले को ढक लें, क्या पढ़िएगा, d बड़ा है 0 से, पढ़िएगा ना, देखिए ऊपरला स्थिति आ गया। यदि हम इतना ढक लें तब क्या पढ़िएगा, d बराबर है 0 के, देखिए यह स्थिति आ गया ना जी, तो यह दोनों स्थितियां इसमें शामिल है, यानी दोनों स्थितियों को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक ना, तो वही लिखा गया है द्विघात समीकरण इतना के वास्तविक मूल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक ना, चलिए अब 2 लाइन और लिखा जाए। दूसरा द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं असमान मूल के लिए, वास्तविक एवं असमान मूल के लिए ध्यान दीजिएगा, जब मूल वास्तविक एवं असमान होता है किस स्थिति में, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं असमान मूल के लिए क्या शर्त होगा, d ग्रेटर देन 0। द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं समान मूल के लिए, मूल वास्तविक एवं समान होता है कब, जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं समान मूल के लिए d इक्वल टू 0 होता है ना जी। तो चौथा आइए, द्विघात समीकरण के अवास्तविक मूल के लिए, अवास्तविक मूल के लिए ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के अवास्तविक मूल के लिए, यानी वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, उसके लिए क्या जी, d लेस देन 0, d 0 से छोटा होगा। तो इसी के साथ हम लोग का द्विघात समीकरण का पूरा थ्योरी समाप्त हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी देखे हैं अधिक से अधिक, और इसमें थोड़ा सा थ्योरी देखा गया, तो इसी के साथ द्विघात समीकरण का थ्योरी समाप्त हो गया। और अगले क्लास से हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे। तो धन्यवाद।